नमस्कार, होर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। पूर्व सीएम हरीश रावत का स्टिंग मामले में नोटिस जारी। सीबीआई ने 2014-16 में बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में भेजा है नोटिस। इसी महीने सीबीआई मुख्यालय में पेश होने के आदेश हैं। विधायकों के खरीद फरोख्त का वीडियो हुआ था वायरल। हरीश रावत को सीबीआई कई बार भेज चुकी है नोटिस। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सीबीआई का नोटिस मिला है। हरीश रावत को स्टिंग मामले में सीबीआई ने नोटिस जारी किया है। विधायकों के खरीद फरोख्त का वीडियो वायरल हुआ था और ऐसे में हरीश रावत को सीबीआई कई बार नोटिस भी भेज चुकी है और इसी महीने पेश होने की बात भी कही गई है। हालांकि हरीश रावत इसके लिए समय मांग रहे हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का नोटिस एक बार फिर से हरीश रावत को मिला है? लगता है संपर्क टूट गया है। दोबारा योगेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि हरीश रावत को एक बार फिर स्टिंग मामले में नोटिस जारी हुआ है और ये कहा गया है कि इस महीने वो बयान दर्ज कराने के लिए आए। हालांकि हरीश रावत ने इसको लेकर सीबीआई से समय की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि थोड़ा समय उनको दिया जाए। अगले महीने के दूसरे या तीसरे हफ्ते के लिए उन्होंने समय मांगा है। स्वास्थ्य सही नहीं होने की बात हरीश रावत ने कही है, लेकिन विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में सीबीआई ने नोटिस जारी किया है। 2016 का ये मामला है और ऐसे में स्टिंग मामले में नोटिस जारी हरीश रावत को हो गया है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का नोटिस जारी किया गया है हरीश रावत को? पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को स्टिंग मामले में नोटिस जारी हुआ है। सीबीआई ने 2016 में जो बहुत चर्चित स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ था उस मामले में जो है नोटिस भेजा। नोटिस में हरीश रावत को इसी महीने सीबीआई मुख्यालय में पेश होने के लिए भी कहा गया है। आज तो देखा जाए कि स्टिंग में विधायकों के खरीद फरोख्त के वीडियो में बातचीत दिखाई दी थी और वो वायरल हुई थी। उसके बाद से तरह तरह के राजनीतिक भूचाल जो है देखने को मिला था उत्तराखंड में। उसके बाद से जिस तरह से अब इस मामले में जो है सीबीआई ने 2016 के मामले को लेकर के कहा है कि इसी महीने आपको पेश होना पड़ेगा, वहां पर आपके बयान दर्ज होंगे, आपसे पूछताछ की जाएगी। तो निश्चित तौर पर अब जो है इसको लेकर के अब उन्हें नोटिस जो प्राप्त हुआ है उसमें इसी महीने उन्हें पेश होना होगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान भी जारी किया, उन्होंने कहा कि अब लगता है कि मुझे सीबीआई का नोटिस आया, तो यानी कि माना जा रहा है कि 2027 का चुनाव बेहद नजदीक आ गया है। और कहीं ना कहीं सरकार पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जो है इसका मतलब जो है मुझे इस मामले से जोड़कर, यानी कि माना जा रहा है कि राजनीति में मेरी महत्वाकांक्षाएं को देख रही है कि किस तरह से मेरी बढ़ती लोकप्रियता है और उसी को लेकर के उन्होंने ये आरोप भी लगाया है। हालांकि अब देखना होगा कि इस महीने वह किस तरह से पेश हो पाते हैं, नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने अगले महीने का समय मांगा है। लेकिन ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि एक के बाद एक कई नोटिस जो है वो हरीश रावत को मिल चुके हैं और अब हरीश रावत ने समय भी मांगा है योगेश सीबीआई से। हाँ देखिए, बिल्कुल उन्होंने इस मामले को लेकर के उन्होंने समय मांगा है। इस महीने वो जो है सीबीआई मुख्यालय नहीं जा सकते। उन्होंने कारण भी उसमें पेश किए हैं और ये कहा है कि वह इस महीने पेश नहीं हो सकते, इसलिए उनको जो है अगले महीने का समय दिया जाए। हालांकि अगर देखा जाए तो इस मामले में पहले से ही उनको नोटिस प्राप्त होते रहे हैं समय समय पर, लेकिन जिस तरह से नोटिस प्राप्त हुआ उन्होंने सीधे तौर पर आरोप भी लगाया कि अब मेरी जो है सीबीआई को याद आई है। तो इसका मतलब ये भी है कि उत्तराखंड में चुनाव बेहद नजदीक है। और इस तरह का व्यंग दस्ते हुए उन्होंने जिस तरह से ये मामले को नई दिशा देने का काम किया। अब देखना ये भी होगा दिलचस्प विचार कि किस तरह से अब सीबीआई के मुख्यालय वो जाते हैं, वहां पर जो है पेश होते हैं, क्या कुछ कहते हैं, जिस तरह से उन्हें समय मांगा है वो समय मिलता है नहीं है। इस तमाम चीजों पर अब देखना होगा, नजर बनी हुई है। लेकिन अब सवाल यही है कि राजनीतिक तौर पर जिस तरह के उन्होंने इस नोटिस के बाद आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के बाद राजनीतिक में इस तरह के भूचाल देखने को मिलते हैं। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरीश रावत ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं एक बार। आज लंबे दिनों के बाद फिर सीबीआई के दोस्तों को मेरी याद आई है।
इससे लगता है कि अब फिर विधानसभा के चुनाव आने जा रहे हैं और भाजपा के दोस्त जिनके हाथ में सीबीआई ने अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी स्वायत्तता पूरी तरीके से, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी स्वायत्तता पूरी तरीके से कंप्रोमाइज़ कर ली है। उन्होंने मुझे चुनाव के लायक समझा है। इधर तो मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं, अब मैं नहीं और लोग आगे आएंगे, मगर लगता है भारत सरकार में बैठे हुए लोग अब भी ये मानते हैं कि मैं चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता हूँ। तो इसलिए विथ थैंक्स मैं इस नोटिस को ग्रहण कर रहा हूँ, मगर इस अनुरोध के साथ कि अभी मैं सितंबर तक कहीं यात्रा करने की स्थिति में नहीं हूँ, तो मुझे अक्टूबर में सेकंड या थर्ड वीक का कोई समय यदि दें तो मुझे खुशी होगी कि मैं अपने बयान रिकॉर्ड कराने या जिस चीज़ के लिए भी वो बुला रहे हों, मैं उन सीबीआई के हेडक्वार्टर में हाजिर होऊंगा। देहरादून में नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन का आयोजन किया गया है, जिसका फ्लैग ऑफ प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने किया है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा भी लिया। वहीं युवाओं के साथ सीएम धामी ने भी दौड़ लगाकर सभी का उत्साहवर्धन किया है, जिससे कार्यक्रम में जोश भी भर गया है। हरिद्वार में पितृपक्ष के अंतिम दिन और अमावस्या पर हर की पौड़ी पर लघुओं का जमावड़ा लगा रहा, जहां श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचकर नारायणी शिला मंदिर और कुशावत घाट पर पितरों के मोक्ष के लिए किया श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं। पंडितों के अनुसार जिन परिवारों को पितरों की तिथि ज्ञात नहीं थी, वो आज अमावस्या पर श्राद्ध कर सकते हैं। बता दें कि हरिद्वार के घाटों पर सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। तो तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में गंगा घाटों पर श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं और ऐसे में पितृपक्ष के अंतिम दिन ये जमावड़ा देखने को मिला है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन की ओर से भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? पुलिस प्रशासन क्या क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं हरिद्वार में? देखिए विशाल, आज पितृपक्ष का जो दिन होते हैं वो आज अंतिम दिन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 16 दिन के जो पितृपक्ष चलते हैं, ऐसे में जो लोग ऐसे होते हैं जो अपने पितरों की तिथि भूल जाते हैं, वो आज के दिन हरिद्वार पहुंचकर जो कुशवा घाट है या फिर हम कह सकते हैं जो प्राचीन नारायणी शिला मंदिर है, वहाँ पर अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी जो पंडित शास्त्री होते हैं उनके शास्त्रों से ये कहना होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने पितरों की जो तिथि होती है वो ज्ञात नहीं होती, यानी कि आज के दिन अमावस्या के दिन जो है तमाम जो पितरों का तर्पण होता है वो यहाँ पे किया जाता है। सुबह से यहाँ पे भारी संख्या में जो श्रद्धालु है उससे देश के अलग अलग कोनों से तमाम घाटों पर पहुंचने लगे थे, यानी कि कहा जा सकता है कि आज हर की पौड़ी पर जो श्रद्धालु का जन सैलाब है वो उमड़ पड़ा है। सुबह से यहाँ पे जो है श्रद्धालु पहुंचने लगे थे, यहाँ पे अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं। खास तौर से हमने देखा है कि जो ऐसे लोग होते हैं जो अपने पितृ पक्षों
पक्ष होते हैं, जो यहाँ पे पितृदेव होते हैं, उनकी मुक्ति के लिए नारायणी शिला मंदिर पर पहुंचते हैं। यहाँ पे तमाम पूजा पाठ की जाती है। फिर जो पितृपक्ष होते हैं उनके पूजा पाठ करने के बाद में यहाँ पे उनको मुक्ति भी मिलती है, ऐसा भी यहाँ पे कहा जाता है। खास तौर पर हमने देखा कि ऐसे जो श्रद्धालुओं की भीड़ होती है तो हर साल की बात इस साल जो पुलिस ने यहाँ पे कड़े इंतजाम किए, क्योंकि जो यहाँ पे प्राचीन जो नारायणी शिला मंदिर है यहाँ पे खासा उत्साह लोगों का देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले तमाम जो श्रद्धालु होते हैं, जो जिनको अपने पितरों की मोक्ष के लिए पूजा पाठ करानी होती है, वो नारायणी शिला मंदिर पहुंचते, तो ऐसे में यहाँ पे काफी संख्या में भीड़ भाड़ हो जाती है। तो यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया। कुछ सड़कें भी यहाँ पे जो है उसको यहाँ पे बदला गया। जो यहाँ पे ई रिक्शा और तमाम जो ऑटो थे वो आज नारायणी शिला मंदिर के सामने से नहीं गुजर पाएंगे, क्योंकि ऐसे में काफी जाम की स्थिति होती है। खास तौर से हमने देखा है कि जब से मनसा देवी पे एक बड़ा हादसा हो गया था जिसमें करीब 9 लोगों की मौत हो गई थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस किसी भी ऐसी अनहोनी को दोहराना नहीं चाहती, इसलिए यहाँ पे खास इंतजाम किए गए। जो यहाँ पे एसपीओ होते हैं उनको भी यहाँ पे तैनात किया गया, क्योंकि ऐसे में जो स्थानीय लोग होते हैं उनके सामने कोई दिक्कत ना आ जाए, उनको लेके भी खासा इंतजाम किए गए। जो यहाँ पे एसपीओ है उनको इसलिए तैनात किया गया है कि जो स्थानीय लोग होंगे उनकी पहचान कर सके और जिनको अपने निवास स्थान पे जाने वो आसानी से जा पाए। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हल्द्वानी के लालकुआं स्थित नगीना कॉलोनी के लोगों को अतिक्रमण के चलते वहां से हटाया गया है, जिसको लेकर नगीना कॉलोनी के पीड़ितों ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। आरोप लगाया है कि नगीना कॉलोनी में लगभग 1000 से अधिक परिवार किसी तरह दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करने में लगे हुए हैं, लेकिन साल 2022-23 में रेलवे प्रशासन की ओर से रेलवे के विस्तारीकरण के नाम से वर्षों से रह रहे मजदूर गरीब परिवार बिना छत के रहने को मजबूर हैं। बता दें कि रेलवे की ओर से मात्र 70-80 परिवारों के प्रभावित होने और रेलवे पीठ हेतु 200 मीटर तक के ही अतिक्रमण को तोड़ने की बात कही गई थी। हमें 16, 17, 18 साल हुई भैया, सब कागज हमारे ही है। बहुत दिन रहे, सब उजाड़ के फेंक दी है। अब मजूरा लड़का है, मजूरी करता है, किराया नहीं पाता है, मालिक का हटो सामान फेंको। कोई नहीं खड़े थे सब। हम रह रहे हैं, हमें हो गया कम से कम 50-60 साल रहते हुए हैं। 200 मीटर उन्हें तोड़ना था। जंगलात की भी जगह थी उसमें, उन्होंने लिख के जंगलात वालों ने रेलवे को दे दिया। रेलवे वालों ने हमारा सारा घर तोड़ दिया। हाँ, और रहने की लेकर आए हम मांग ये लेके आए, हम गरीबों के लिए छत मिल जाए, बस हमारी यही उम्मीद है भैया, और कुछ नहीं। जो यहाँ पर आए हैं उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के नेतृत्व में, हम लोग लालकुआं से यहाँ पर जो है आए हुए हैं। हमारी जो मांग है, लालकुआं में जो है 2023 में रेलवे प्रशासन के द्वारा वहाँ पर हजारों जो परिवार थे जो कि जो है वहाँ पर रह रहे थे, उनको जो है नगीना कॉलोनी के विस्तारीकरण के नाम पर रेलवे प्रशासन के द्वारा उनके मकान और झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया। और हमारी जो मांग है कि भैया प्रदेश सरकार इन गरीबों के पुनर्वास की जो है तत्काल व्यवस्था करे, क्योंकि प्रदेश सरकार के द्वारा इन नगीना कॉलोनी वासियों को वो सारी सुविधाएं पहले उपलब्ध कराई गई थी जो कि एक भारत के नागरिक को प्राप्त होती हैं। इन सारे गरीबों को जो है हमारे प्रदेश की सरकार के द्वारा राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई थी, जिस आशा पर जो है इन लोगों ने जो है कर्जा वर्जा लेकर के अपने वहाँ पर मकान भी बनाए। लेकिन हमारे रेलवे प्रशासन के द्वारा जिला प्रशासन और हमारी प्रदेश की सरकार की सह पर जो है इन गरीबों को अनैतिक रूप से वहाँ से हटा दिया गया। सर, बागजाला का आंदोलन चल रहा है, 33 दिन, आज 34वां दिन है। 33 दिन तक लोगों ने गांव में चलाया, इस उम्मीद में कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आएगा, कोई प्रतिनिधि आएगा, बात करेगा। लेकिन जब 33 दिन तक नहीं हुआ तो हल्द्वानी में लाने को मजबूर होना पड़ा है। पहले भी हम लोग यहाँ आए थे, चेतावनी हम लोगों ने दी थी, लेकिन उसके बाद भी सरकार की जू नहीं रहेंगे। हम तो कह रहे हैं कि जिस तरह से दमोह डुंगा के लिए घोषणा की गई है, उसी तरह से बागजाला के लिए मालिकाना की घोषणा की जाए। कल हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने कहा हम विचार करेंगे। तो हम कह रहे हैं जो विचार करने और घोषणा करने की दूरी है उसको पाटने के लिए आंदोलन है। हमारा उग्र नहीं आंदोलन, लोकतांत्रिक आंदोलन है, और जब तक ये मालिकाना अधिकार नहीं मिलेगा हल्द्वानी में हम लोग आते रहेंगे, हम लोग घेरते रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो नैनीताल भी जाएंगे, कमिश्नरी का घेराव करेंगे, और कमिश्नर तो मुख्यमंत्री जी के सचिव भी हैं, उनका घेराव करेंगे। यह आंदोलन अब हल्द्वानी में आता रहेगा और अपने मालिकाना अधिकार की लड़ाई को जारी रखेंगे। हम बाग जिले से आए हैं। हमारे बाग जिले में क्या कहते हैं, बाग जिले में नोटिस बढ़ गए थे पर के साल दिवाली के दिन, उससे पहले भी बटे, उसके दिवाली के दिन तो बढ़ गए थे, लक्ष्मी पूजा के दिन। तब से हम इतने परेशान थे तो हमने बहुत वो करा। तो उसके बाद हमको भारतीय किसान सभा मिला, मतलब बुलाया हमने अपने गांव में,
तो इन्होंने हमको सहयोग दिया। इसके दौरान हमने वहाँ बहुत मीटिंग करी, इसी बुद्ध पार्क में धरना करा और उससे हमारा नोटिस आने रुके हैं। और क्या कहते हैं, हमारे वोट लिस्ट में से नाम भी काट दिया, वो तो अभी नहीं आया और हमारी कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही। चाहते हो प्रशासन से? हम ये चाहते हैं हमारा मालिकाना हक दे दे और हमारा जो वोट लिस्ट में नाम नहीं है वो आ जाए, और जो हमारे रुके हुए कार्य हैं, हमारे रोड में गड्ढे पड़े हैं, हमारे लिए रोड बन जाए। जैसे ही हमारा सीधा साधा गांव है, हम सब मिल के रहते हैं वहाँ, हम सभी जाति के लोग रहते हैं वहाँ। मेरा नाम हेमा देवी है। सर, सबसे पहले तो जो हमारी समस्या है वो तो नोटिस के उसमें थी, और दूसरा ये भी था कि सर ग्राम पंचायत जो चुनाव होते हैं उस पर हम लोगों को बेदखल कर दिया गया। हमें वहाँ पर नोटिस दिए जा रहे थे बार बार कि तुम यहाँ पर अवैध रूप से निर्माण कार्य को अवैध रूप से रह रहे हैं। तो उसी सिलसिले पर हम लोगों ने अपना जो है गांव पर ही हमने जो हमारा सेंटर पॉइंट है हमारे गांव का, वहाँ पर हम लोगों ने पिछले 34 दिन से लगातार धरना दिया हुआ है। और जब हमारी बात वहाँ तक प्रशासन तक, उनके कानों तक नहीं पहुंची, तो हमने कई वहाँ पे कार्यक्रम भी किए, जैसे कैंडल लाइट था, रात का जो प्रोग्राम था वो किया था, भैंस के आगे बीन भी बजाई और टॉर्च के माध्यम से और थाली बजाकर हम लोगों ने शासन प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने की पूरी कोशिश करी। अब लगातार 34 दिन से अब हम यही चाहते हैं मैम कि हमें हमारा मालिकाना हक दे दिया जाए। जो भी निर्माण कार्य वहाँ पर रोके गए हैं, जो हमें बनाने नहीं दिए जा रहे हैं, वो सुचारू रूप से फिर से कह दिया जाए कि आप निर्माण कर सकते हैं। दूसरी जो हमारी टूटी फूटी सड़कें और पेयजल जो व्यवस्था है वो हमारी ठीक सवाल है कि ये अवैध तरीके से लोग बैठे हैं, और बड़े दुख की बात है कि अवैध लोगों के द्वारा वैध सरकार उजाड़ने का प्रयत्न कर रही है। तो कितना बड़ा मजाक है ये। तो दरअसल ये पूरे देश के अंदर चल रहा है और यहाँ उत्तराखंड में तो चल ही रहा है, क्योंकि जो मोदी सरकार ने लैंड बैंक बनाया है, उस लैंड बैंक में वो कह रहे हैं कि वन भूमि, नजुल भूमि और जो भी सरकारी जमीनों में बसे हैं उनको हम सब उजाड़ेंगे, जबकि वोट तो सबका लिया है। और उस टाइम कहा है सबके लिए हम सबकी छत पर झोपड़ियां, जो झोपड़ी है उसका पक्का मकान बनाएंगे, सबके सरों पर छत देंगे। और आज वो शौचालय, जो देश में स्वच्छता की बात कर रहे हैं, आज शौचालय तक नहीं बनाने दे रहे हैं। और जबकि वहाँ कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगा है बागजाला के अंदर कि ये वन भूमि है, और वन भूमि वालों ने अपना पूरा उसको जो है मार्क कर लिया है, उसमें तार बाड़ कर ली है, पूरा एक दीवार बना ली है। और जबकि वो कोई वन भूमि है, तो अगर देखा जाए, आप देखेंगे अगर उसको जा करके, तो वो वन भूमि के अंदर दिखाई नहीं देता बिल्कुल। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं, जो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, इस आंदोलन को ये सरकार असल में चाहती है कि थका दें। जिस प्रकार से आपने देखा दिल्ली के बॉर्डरों पर जो आंदोलन चल रहा था, उसमें 750 लोग शहीद हुए, मगर मोदी जिसको कहा गया कि ये कभी नहीं झुकता है, उसको संसद बिठा करके तीनों जो कृषि कानून थे उनको कैंसिल करना पड़ा। तो इसी प्रकार हम ये कह रहे हैं, आज हम यहाँ आए हैं, पहली बार नहीं आए हैं, तीसरी बार आ गए हैं, और आज हम यहाँ से अल्टीमेटम देके जा रहे हैं कि अब हम कमिश्नर के आवास पर हो या कमिश्नर के कार्यालय पर हो या डीएम के कार्यालय पर हो, हमको वहां अब धरने प्रदर्शन को ले जाएंगे, क्योंकि ये लोगों को थकाने की कोशिश करें, लोग थकने वाले नहीं है। हमें तो कुछ भी नहीं मिला सर, हमारा बंद करने का जगह मारने का, आसपास का मार भी रहा, तोड़ भी रहा, बच्चों को मंगा के और हल्दी चौर में लाकर बंद कर दिया, स्कूल में लाकर बंद कर दिया, कोई आया भी नहीं। और लेडीज पुलिस वाले ने लगा कर बंद कर दिया। हम लोगों को पूरा दिन बंद करा रखा था। वहाँ सामान हमारा सब घर का वगैरह सवारा सब पिचका दिया, हमारा घर कोई सामान बचाने नहीं दिया। हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाए क्या खाए, रास्ते में किराए पे रह रहे हैं, 4 साल से रह रहे हैं। भी पास में गए, विधायक जी घर नहीं मिले, विधायक जी घर वाले कह रहे घर में नहीं है, वो बाहर गया, वो विदेश गया, वो कोई बोलता तक नहीं है, घर वाले बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब बताओ हम क्या करें इस बात को। अब गए भी तो उन्होंने भगा दिया, करे जाओ जाओ यहाँ कोई नहीं है, जाओ जाओ यहाँ कुछ नहीं है। ऐसा करता है, ऐसा करने का तो ना होता। हम तो गरीब आदमी, हमें बसाया क्यों था, और हमें इतना बड़ा का सब कुछ दिया, आधार कार्ड दिया, पहचान पत्र दिया, पानी दिया, बिजली दिया, रोड दिया, स्कूल दिया, सारा सामान दिया, और हमें उठाया क्यों। और हमें जरा बच्चों को लेकर हम किराए पे रह रहे हैं, और किराए वाला हम किराया नहीं दे पा रहे हैं, तो घर से भगा दे रहे हैं। सामान लेकर जब तक अच्छा सामान है वो मालिक ले रहे हैं। हम बताओ गरीब आदमी कहाँ से किराया देंगे, 2200 रुपया, 2300 रुपया कहाँ से देंगे, पेट पालेंगे। मजदूर आदमी नहीं है कमाने वाला, घर सत्य नहीं है, किसको कमाएंगे, किसको देंगे, कहाँ से देंगे हम। मजदूर आदमी के क्या काम करूँ बताओ। काशीपुर के अलीखा मोहल्ले में नगर निगम, राजस्व विभाग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की है। छापे के दौरान 2 दुकानों के अंदर बोरियों में भरे पॉलिथीन पैकेट भी मिले, जिनकी गिनती फिलहाल जारी है। प्रतिबंधित पॉलिथीन को लेकर सरकार और प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन को लेकर बेहद चिंतित है। अब सौर ऊर्जा और विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें भारत भी कहीं से पीछे नहीं है।
केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पिछले 11 वर्षों में सौर ऊर्जा क्षमता 30 गुना बढ़ गई है। बीजेपी की सरकार स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए नए बांध बना रही है। प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन यानी ISA की पहली बैठक में एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड का आह्वान किया था और यह सूर्य कभी अस्त नहीं होता की अवधारणा पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा ग्रिड बनाने की एक वैश्विक पहल है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA इसके कार्यान्वयन का नेतृत्व कर रहा है। अध्ययन का पहला चरण पूरा हो चुका है और स्वीकृत भी हो चुका है और आगे का कार्य प्रगति पर है। दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका और यूरोप सहित क्षेत्रों के साथ ग्रिड इंटरकनेक्शन का पता लगने के लिए 2021 में एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया था। पिछले एक दशक में भारत के बिजली क्षेत्र में बढ़ती मांग, बुनियादी ढांचे के विकास और पारंपरिक और नवीनीकरणीय दोनों स्रोतों के लिए मजबूत नीतिगत समर्थन के कारण जबरदस्त विस्तार भी हुआ है। बिजली उत्पादन 2015-16 के 1168 बिलियन यूनिट से बढ़कर 2024-25 में अनुमानित 1827 बिलियन यूनिट हो गया है। इसी प्रकार कुल स्थापित क्षमता 2015-16 के 305 गीगावाट से बढ़कर अगस्त 2025 तक 490 गीगावाट हो गया है। इस अवधि के दौरान और सौर ऊर्जा क्षमता में 30 गुना से अधिक का विस्तार हुआ है। नए बांधों के साथ जल विद्युत परियोजनाएं आगे बढ़ी और मिशन ग्रिड हाइड्रोजन ने स्वच्छ ईंधन में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किया है। परमाणु ऊर्जा को भी मजबूत किया जा रहा है। 10 नए रिएक्टर तेजी से बन रही हैं। 2047 तक भारत का लक्ष्य विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप परमाणु क्षमता को 10 गुना से अधिक बढ़ाना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।